पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह डर अब इस बात का सता रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसेगा और पाकिस्तान को तोड़ देगा और पाकिस्तान पर हमले करा देगा। पाकिस्तान के मंत्री के चेहरे पर यह खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद का बयान सुनिए और पाकिस्तान के कलेजे में बैठे डर को महसूस करिए। हालत पतली है, कलेजा सूख रहा है, डर सता रहा है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, अब बिखर जाएगा। शेख की पाकिस्तान वाली रेलगाड़ी के डिब्बे अलग अलग हो जाएंगे। शेख को जिस बात का डर है वो काफी कमाल का है। शेख का दिमागी फितूर ऐसी बातें बुलवाता है। शेख कह रहे हैं कि भारत सरहदों पर नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर नुकसान करना चाहता है। शेख इसलिए कांप रहे हैं। रॉ ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उनको तो खुद पर हमले का डर भी सता रहा है। सरहद पर जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है, जो धमाका किया है, उसके बाद तो इमरान, शेख जैसे उनके मंत्री और टेरर कमांडर बाजवा के कान फट गए हैं। असल में शेख साहब घबरा गए हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। पाकिस्तान संभल नहीं रहा, ऊपर से इनके ऊपर नवाज चढ़े हैं। नवाज शरीफ लगातार इन लोगों पर हमलावर हैं, इसलिए शेख सारी मर्यादा भूल गए हैं। तो ये पाकिस्तान की घबराहट है, ये पाकिस्तान का डर है, हिंदुस्तान का पराक्रम है जो पाकिस्तान के कलेजे को बैठा देता है, आतंकियों के कई कैंप उड़ा देता है। और वहीं अमेरिकी चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो अभी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मार्च तक निकाल रहे हैं, मेगा मार्च निकाला गया वॉशिंगटन में। व्हाइट हाउस का मोह अभी डोनाल्ड ट्रंप से गया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति की यादें ताजा कर रहे हैं। वो व्हाइट हाउस का मोह त्यागने को तैयार नहीं है, वो राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जॉन एडम्स ने भी ऐसा ही किया था। हार जाने के बाद भी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और वो जा भी रहे हैं। अपने वोट जीतने के लिए लगातार ट्वीट करते रहते हैं, समर्थकों को सड़क पर उतार देते हैं और सोते जागते जीत का दावा करते रहते हैं। अब ये भीड़ देख लीजिए, लोगों की ये भीड़ वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर उतरी है। तस्वीर देखकर लगता है कि किसी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वीडियो पर गौर करने पर पता चलेगा ये सभी लोग मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं और ट्रंप के समर्थन में बोर्ड लेकर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को मिलियन मेगा मार्च का नाम दिया गया है, जो वॉशिंगटन के फ्रीडम प्लाजा से शुरू हुआ। ट्रंप के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई। ट्रंप को 4 साल और मौका देने की मांग बुलंद की गई। हद तो तब हो गई जब इस मार्च में खुद ट्रंप भी शामिल हुए। जैसे ही ट्रंप का काफिला आया, समर्थक पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसके बाद ट्रंप ने ट्वीट भी किया, आरोप भी लगाए कि उनके समर्थकों पर हमला किया गया है और प्रदर्शन कर रहे निर्दोष लोगों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इधर प्रदर्शन हो रहे हैं और ट्रंप पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को नहीं पता। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं कि ट्रंप के समय के कर्मचारी जो ट्रंप के खास हैं, वो बाइडेन को सपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं। ट्रंप बाइडेन का विरोध जारी रखे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। ये उलझन अभी बनी हुई है कि चुनावी नतीजों के बाद भी पूरी तरह स्थिति कब तक साफ हो पाएगी। इधर इजराइल ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और ईरान की राजधानी तेहरान में छुपे अलकायदा के नंबर 2 आतंकी यानी कि अबू मोहम्मद को मार गिराया गया। इजराइल ने यह ऑपरेशन अमेरिका के कहने पर अंजाम दिया है। आतंक का एक और आका अपने हुरों के पास चला गया है। खबर सीधा ईरान की राजधानी तेहरान से आई है। ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अलकायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल मस्री को मार दिया है। इस ऑपरेशन में लादेन की बहू भी मारी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने यह कार्रवाई अमेरिका के कहने पर की है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे अलकायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल मस्री को मार गिराया। अबू मोहम्मद मिस्र का रहने वाला था और 58 साल का था। अलकायदा का संस्थापक सदस्य था और लादेन का समधी भी था। अबू मोहम्मद अभी अलकायदा में अल जवाहिरी के बाद नंबर 2 का आतंकी था। 1998 में केनिया तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में करीब 250 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी। 1998 से अमेरिका अबू मोहम्मद की तलाश कर रहा था। अबू मोहम्मद पर $1 करोड़ का इनाम था। अमेरिका के कहने पर इजराइल की एजेंसी मोसाद ने यह मिशन हमले की बरसी पर ही पूरा किया। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका ईरान में दुश्मनी शुरू होने के आसार हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। परमाणु बम और एटमी हथियारों ने
दोनों देशों को जानी दुश्मन बना दिया था और इस बार तो ईरान ने जो गलती की है उस पर तो वॉशिंगटन से कोई रहम की गुंजाइश ही नहीं है। अंजाम तो ईरान की तबाही पर जाकर खत्म हो सकता है। ईरान ने पाकिस्तान की तरह ही गलती की। जिस तरह पाकिस्तान ने लादेन को अपना यहाँ छिपाया हुआ था, उसी तरह ईरान ने भी केन्या और तंजानिया में यूएस दूतावास पर हमले के कसूरवार अबू मोहम्मद अल मस्री को अपने यहाँ ठिकाना दिया हुआ था। यही गलती ईरान के लिए अब काल बन गई है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गया है। आतंकी अबू मोहम्मद की खबरों का ईरान ने खंडन किया। ईरान ने कहा था कि तेहरान में अलकायदा का कोई आतंकी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अबू मोहम्मद के मारे जाने को गलत बताया है। इधर हिंदुस्तान ने समंदर में ड्रैगन की बादशाहत को खत्म करने की ठान ली है। भारत ने चीन को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की नसीहत साफ शब्दों में दे डाली। चीन की चालबाजियों से अब पूरी दुनिया थक चुकी है। साउथ चाइना सी में उसकी हरकतों से पूरी दुनिया परेशान है। ड्रैगन के विस्तारवादी चाल से विश्व बिरादरी आक्रोशित है। भारत ने भी चीन की इसी हरकत पर चिंता जताई है और चीन को हद में रहने की हिदायत दे दी है। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के कदमों पर चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि चीन को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। भारत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध चल रहा है और दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग का विस्तारवादी रवैया बदस्तूर जारी है। ड्रैगन को संदेश देते हुए भारत ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की हिदायत दे दी है। साथ ही कहा है कि चीन को दूसरे देशों की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान 15वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में दिया, जिसमें जयशंकर ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए हिस्सा लिया। ईस्ट एशिया समिट में एशियान के 10 देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर भारत चीन को समंदर में घेर रहा है। ड्रैगन को उसकी औकात बता रहा है। जाहिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान चीन को चिढ़ा रहा है। भारत ने कहा है कि चीन साउथ चाइना सी को लेकर विश्वास खो चुका है। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन नहीं करता और ड्रैगन क्षेत्रीय अखंडता का ख्याल नहीं रखता। भारत की चिंता बेसबब नहीं है। अब ये बात पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है कि चीन भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर से घबराया हुआ है। चीन के पास भारत की विदेश नीति का कोई तोड़ नहीं था। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी फौज पालने वाले शी जिनपिंग ने हिंदुस्तान को बॉर्डर विवाद में उलझाने की चाल चली है। 2017 में डोकलाम और उसके बाद लद्दाख में चीन हिमाकत कर रहा है। चीन साउथ चाइना सी में बादशाहत कायम रखना चाहता है और भारत इसी बादशाहत को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इधर काराबाख में युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन अब जो काराबाख में हो रहा है वो भी काफी भयावह है। लोग अपने ही घरों को अपने ही हाथ से आग लगा रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। नागोर्नो काराबाख में युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ बसे लोगों के अंदर चल रहा युद्ध शांत नहीं हुआ है। लोगों के अंदर का डर अभी भी शांत नहीं हुआ है। मन की जलन शांत नहीं हुई है और तबाही का डर अभी भी गायब नहीं हुआ है। शायद यही कारण है कि काराबाख में लोग अपने हाथों से अपने घरों को आग लगा रहे हैं, अपने आशियाने को राख कर रहे हैं और अपने सर की छत अपने ही हाथों से उजाड़ने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। तस्वीरें नागोर्नो काराबाख के गाँव की है, जहाँ 600 लोगों ने घर छोड़ने से पहले खुद ही इसमें आग लगा दी। तेज लपटे लोगों के गुस्से को बयां कर रही हैं। दरअसल उन्हें अजरबैजान का होकर रहना पसंद नहीं है। कुछ दिन पहले तक इस पर आर्मीनिया का कब्जा था, लेकिन युद्ध के बाद इस इलाके को अजरबैजान ने जीत लिया है। अब ये अजरबैजान का हिस्सा हो गया है। लोग इसी का विरोध जता रहे हैं और यहाँ रहने की जगह पलायन करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं और जाते जाते अपने ही घरों को अपने ही हाथों फूंक दे रहे हैं। त्रिपक्षीय समझौते के बाद आर्मीनिया में तो गुस्सा भड़का ही हुआ है। नागोर्नो काराबाख के लोगों में एग्रीमेंट को लेकर काफी नाराजगी है। रूस की शांति सेना भी अभी काराबाख में मौजूद है। अब दोनों ओर से हमले रुक गए हैं। हालांकि इससे पहले भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें लोगों ने पलायन किया था। 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा था। 1980 के दशक से अंत से 1990 के दशक तक जो युद्ध चला उसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने काराबाख छोड़ दिया था। अब की बार का युद्ध करीब 1.5 महीने चला है, जिसमें 80,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब की बार लोग फिर वहां से पलायन कर रहे हैं, लेकिन शायद वो घर जलाकर ये संदेश दे रहे हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में दोबारा नहीं आना और हमें काराबाख का कब्जा मंजूर नहीं। और वहीं पाकिस्तान में भी दीपावली मनाई गई। पाकिस्तान के सिंध और कराची से दीपावली मनाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई।
आमतौर पर जिस पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह माना जाता है, आमतौर पर जिस पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है, दिवाली के मौके पर वहाँ की तस्वीर कुछ बदली बदली सी है। तस्वीरें सिंध से आई हैं। थरपरकर के आसमान में रोशनी जगमगा रही है और जमकर आतिशबाजी हो रही है। पाकिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है। रात में ली गई ये तस्वीर हिंदुस्तान के ही किसी शहर का एहसास दिला रही है जहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं। जैसलमेर में जब पीएम मोदी पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भर रहे थे तो पाकिस्तान का नजारा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर कराची से आई, जहां पूजा पाठ से लेकर दिवाली सेलिब्रेशन से जुड़ी हर तस्वीर दिखी। वैसी तस्वीर जैसी भारत के किसी मंदिर में दिखती है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी दिवाली के जश्न में डूबे नजर आए। महिलाओं ने रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई, पटाखे फोड़े गए और जमकर आतिशबाजी की गई। तो पीस को फॉलो करते हुए यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन में बस हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस वबा से हमारी जान छूटे। पाकिस्तान में हर साल होली और दिवाली से जुड़ी ऐसी ही खबरें सामने आती हैं, लेकिन देखने वालों को यकीन नहीं होता। वजह बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होता है। कभी जबरन शादी करने का मामला सामने आता है तो कभी लड़कियों के अपहरण की खबरें आती हैं। और इन तमाम घटनाओं पर पाकिस्तान सरकार की चुप्पी पूरी दुनिया को हैरान करती है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है और सरकार का रवैया परेशान करने वाला है। पाकिस्तान की इसी छवि के बीच वहाँ मनाई जा रही दिवाली सुकून जरूर देती है, लेकिन इस बात का डर जरूर रहता है कि न जाने आने वाला कल वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी बुरी खबर लेकर आए। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकार गठन को लेकर कवायद तेज। और बड़ी खबर ये, डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा गया है। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस बढ़ गया है। पटना में नीतीश कुमार के घर अभी एनडीए की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, जो जानकारी अभी लेटेस्ट सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस गहरा गया है। हालांकि आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर सुशील मोदी का नाम, जो जानकारी से पहले सूत्रों की तरफ से आई थी, नीतीश कुमार ने खुद आगे किया था। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी के नाम पर सस्पेंस गहराना यह कई सवालों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में नीतीश की अगुवाई में एक बार फिर से सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन उनका डिप्टी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आप देखिए, पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद बहुत तेज हो गई है और उसके लिए एनडीए के चारों दलों के विधायक दल की बैठक अलग अलग हुई है। और उसके बाद से अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में यहाँ शुरू होने वाली है। यहाँ पर एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा, जिसको अगुवाई में सरकार का गठन किया जाना है। लेकिन इस बीच में सबसे अहम ये है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना गया है, क्यों ये फैसला होना बाकी रह गया, या फिर घोषणा नहीं हो पाई कि आखिर भाजपा विधायक दल का नेता कौन होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर या नई सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए क्या नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी से सुशील कुमार मोदी को हटाना चाहती है, या फिर क्या भाजपा विधायक दल के नेता की घोषणा, चूंकि राजनाथ सिंह को भाजपा कार्यालय जाना था और वो भाजपा कार्यालय नहीं जाकर सीधे सीएम आवास आ रहे हैं, तो क्या इस वजह से घोषणा एनडीए विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में न सिर्फ एनडीए विधानमंडल दल के नेता की घोषणा, बल्कि भाजपा विधायक दल के नेता की घोषणा भी। और राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह पटना पहुंचे हैं। समयाभाव के कारण इनको जहां पहुंचना था बीजेपी कार्यालय में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव और घोषणा के लिए, लेकिन इस गाड़ी में 0077 इस गाड़ी में राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं। सामने बगल में सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय, तीन नेता बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह के बगल में उसी सीट पर सुशील कुमार मोदी बैठे हुए हैं और सुशील कुमार मोदी राजनाथ सिंह के ठीक बगल में सुशील कुमार मोदी को लेकर के राजनाथ सिंह एनडीए विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। और इधर दीपावली पर लोगों की लापरवाही से कई इलाकों में भीषण आग लगने की खबरें भी सामने आई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, यूपी के कई शहरों में आग लगी।
कई घरों की खुशियों को जलाकर इस आग ने राख कर दिया। दिवाली के दिन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु से लेकर देश के कई जगहों पर लगी आग से भीषण तबाही मची है। धधकती आग की ये भयानक तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला के सकेतड़ी की हैं, जहां आग लगने से 200 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दिवाली के दिन 200 परिवार बेघर हो गए। गनीमत रही कि आग से किसी की जान नहीं गई। मायानगरी मुंबई के भाई खाला के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी आग से एक नाबालिग बुरी तरह झुलस गया। तमिलनाडु के मदुरई और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी देखिए दीपावली पर आग ने कैसा तांडव मचाया। दिवाली पर आतिशबाजी नहीं रोकने के एनजीटी के सख्त आदेश को लोगों ने हवा में उड़ा दिया। यूपी के मुरादनगर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी से अस्थायी गौशाला में भयंकर आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। कानपुर के रावतपुर रामलला स्कूल के पास पटाखे की चिंगारी से लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकानों में रखे घरेलू सिलेंडर फटने से देखिए कैसे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्रावस्ती में दिवाली के दीपक ने ही घर की खुशियों को जलाकर राख कर दिया। आग में जलने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए और घर में रखा सामान भी जल गया। दिवाली पर दिल्ली के मुंडका इलाके में बीती रात लगी आग में जलकर एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मुंडका की एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में ऐसी भयानक आग लगी कि मौके पर पहुंची दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने के लिए कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। एनजीटी की मनाही के बावजूद कई राज्यों में दिवाली पर लोगों की लापरवाही से धधकती आग में कई घरों की खुशियां जलकर हमेशा के लिए राख हो गयी। और वहीं हैदराबाद में भी भीषण आग लग गई। 5 मंजिला इमारत आग से झुलसने लग गई। फायर फाइटर्स की टीम अभी भी इस आग को बुझाने में लगी हुई है। तेलंगाना के हैदराबाद में आग से हाहाकार मचा है। आग की लपटें इतनी भयानक कि दिल बैठा जा रहा है। हर तरफ धुएं का गुबार है, हर तरफ अफरा तफरी मची है और फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए बेकरार हैं। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक बिल्डिंग में आग लग गई। दिवाली के दूसरे ही दिन पूरे इलाके में हंगामा मच गया। फायर ब्रिगेड की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। क्रेन के सहारे 5 मंजिला इमारत के करीब जाकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर जब जब पानी की बौछार की जा रही है, लपटें और जोर मार रही हैं। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में अहले सुबह आग लग गई। आग रामदेव इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर शॉप में लगी। देखते ही देखते आग काबू से बाहर हो गई और पूरी इमारत से लपटें उठने लगी। ये लपटें बता रही हैं कि आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी जद और इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की पूरी टीम जद्दोजहद कर रही है। राहत और बचाव कार्य में लगी टीम की कोशिश है कि आग को समय रहते बुझा लिया जाए और बाकी इमारतों को नुकसान से बचा लिया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर लद्दाख से, जहां पर दिल को गर्व से भर देने वाली एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। लद्दाख बॉर्डर के पास एक बच्चे ने सरहद के शूरवीरों को अपने एक अनोखे अंदाज में सलामी दी। 5 साल के नवांग नामग्याल ने आईटीबीपी के जवानों को सैल्यूट किया। तस्वीरें आप देखिए। विश्राम, सावधान, हाँ तेज चल, हाँ थम, विश्राम, हाँ सावधान, सल्यूट, विश्राम, चल, हम, गुड, पीछे मुड़, चल, हम, पीछे मुड़, चल, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।